तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है फिर थोड़ा देखूं रिकॉर्डिंग হ্যাঁ হয়েছে, রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে। मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट का डे टू डे मार्केट का कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब बड़ा सिंपल बात है कि अगर मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है, अगर मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है डे टू डे बेसिस में, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंट चेकलिस्ट होता है जिसके बारे में हम लोग आजकल डिटेल्स में डिस्कशंस कर रहे हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट काफ़ी कंक्लूजन स्टेज में आ रहे हैं अब धीरे धीरे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली और 3-4 क्लासेस में 3-4 मैक्स टू मैक्स 5 क्लासेस में टेक्निकल एनालिसिस का मेन कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने टेक्निकल पे क्या क्या सीख लिया, ठीक है, क्या क्या चीज़ हम लोग टेक्निकल पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और आज क्या बात कर रहे हैं। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस का मैट आप लोगों के पास है, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं। गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर इंट्राडे ट्रेड करें या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करें या फिर स्काल्पिंग करें। स्काल्पिंग मतलब जो लोग मिनट मिनट में ट्रेड करता है, थोड़ा रिस्की है बट सेम कॉन्सेप्ट में काम करता है। बस हाँ, अगर आप कम समय में 10 पैसा का डिफरेंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं थोड़ा कम पैसा से भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा। तो जैसे आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप कोर्स कंटेंट में थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी किस मैटर पे डिस्कशंस कर चुके हैं। देखिए, बैकग्राउंड मतलब टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स एरिया था, इंट्रोडक्शंस, फिर हम लोग अलग अलग चार्ट टाइप्स के बारे में बात करें। चार्ट में लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, आपका कैंडल स्टिक्स चार्ट, जिसमें सबसे पॉपुलर क्या है, कैंडल स्टिक्स। फिर हम लोग डिफरेंट कैंडल्स के बारे में जानना स्टार्ट किए, सिंगल कैंडल स्टिक्स, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स पे बहुत ज़्यादा बात हुआ, ऑलमोस्ट 6 to 7 लेक्चर्स और भी ज़्यादा होगा सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे रहा है, जिसमें आपको मारूबुजू से लेके इंगल्फिंग तक, स्पिनिंग टॉप से लेके दोजी तक, दोजी से लेके मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार तक, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सर क्यों मैं रिपीट बता रहा हूँ बात को, क्योंकि जब जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का मतलब जान बसता है कैंडल्स पे। अगर प्रॉपर कैंडल बन जाए, मतलब रिकॉग्नाइजेबल, प्रॉपर कैंडल मतलब रिकॉग्नाइजेबल कैंडल स्टिक्स, मतलब जिसको मार्केट रिकॉग्नाइज करना जानता है। अगर आप एक रिकॉग्नाइज कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, तो आपका ट्रेड सेटअप का पहला पार्ट खत्म होता है। आपका ट्रेड सेटअप का पहला पार्ट खत्म होता है जब आप एक प्रॉपर कैंडलस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो हम लोग लास्ट बहुत सारा क्लासेस में सिर्फ कैंडलस्टिक्स सीखे। अगर किसी का कैंडलस्टिक्स बाई चांस मिस है, मैं उनको बस इतना रिकमेंड करूंगा, प्लीज एक बार कैंडलस्टिक्स को गो थ्रू कीजिए, बिकॉज कैंडलस्टिक्स में सिर्फ कैंडल नहीं समझाया गया है, कैंडलस्टिक्स में ये भी समझाया गया है कि कहाँ तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कहाँ तक आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। आपका मार्केट में स्टार्ट होना मतलब आपका एंट्री लेवल और आपका स्टॉप लॉस लेवल, ये कॉन्सेप्ट कैंडलस्टिक्स के साथ साथ ये भी समझाया गया। इसके बाद सेकंड चेकलिस्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना, मार्केट किस लेवल में सपोर्ट दे रहा है और मार्केट किस लेवल में रेजिस्टेंस दे रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। एंड फिर हम लोग वॉल्यूम पे बात की। वॉल्यूम मार्केट में ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का बात करें तो वहां पर वॉल्यूम के साथ साथ आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है, ओआई, ठीक है।
तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में चलता है। थोड़ा रिवाइज का जरूरत पड़ सकता है आप लोगों को, क्योंकि काफी सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो रहा है, आप लोगों को लग सकता है कि मैं भूल जा रहा हूँ या कंफ्यूज हो रहा है। तो फिर इसके लिए मैं आप लोगों को सारा कंटेंट का एक प्लेलिस्ट शेयर करूंगा आप लोगों से। आप लोग जैसे जैसे टाइम मिले एक बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आप लोग चेकलिस्ट कर पाए कि आपको ट्रेड सेटअप करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा ऑब्वियसली, किसी भी फील्ड में विदाउट प्रैक्टिस कैसे बनेंगे। मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इंडिकेटर्स में हम लोग लास्ट कुछ क्लासेस में काफी बात किए, इंडिकेटर्स में बहुत बात की, डिफरेंट इंडिकेटर्स मार्केट को कैसे संभालता है। फिर मैं आपको रिट्रेसमेंट लेवल में बात किया लास्ट क्लास में, रिट्रेसमेंट का नाम था फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ऐसे रिट्रेसमेंट का नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो मैंने लास्ट दिन समझाया था। रिट्रेसमेंट का नॉर्मल मतलब होता है मार्केट जो अपना ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट जो अपना ट्रेंड में चल रहा है वो अपना ट्रेंड में चलेगा, बट बीच बीच में थोड़ा रिट्रेस बैक करेगा, बीच बीच में इन द मिडिल वे वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस मतलब रिवर्सल नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड। रिट्रेस का मतलब रिवर्सल नहीं होता, रिट्रेस का मतलब होता है मुझे आगे चलना है, बट आगे चलते चलते कभी कभी 2-3 बार पीछे मुड़ के भी थोड़ा देखना है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, आगे चलते जाना है, मार्केट के लिए सोचिए, आगे ही चलना है। अगर बुलिश मार्केट है तो मार्केट बुलिश ही होगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बियरिशनेस नजर आएगा और वापस अपना ट्रेंड पकड़ेगा, वापस अपना ट्रेंड जो है वो उसमें आएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का परसेंटेज एंड रेशियो के बारे में बात करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है, और फिबोनाची जो एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, ये नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट बट इन एवरी एरिया ऑफ नेचर, इन एवरी एरिया ऑफ कैलकुलेशंस फिबोनाची नजर आता है। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था। सर मैं आपको भी नेक्स्ट जो डिस्कशंस करने वाला हूँ वो है डाउ थ्योरी। नेक्स्ट जो डिस्कशंस आप लोगों के साथ होने वाला है वो है डाउ थ्योरी। आज मैं आपको थोड़ा फिबोनाची का एप्लीकेशन एक बार बताऊंगा, जैसे कि लास्ट दिन भी मैंने थोड़ा बताया था, लेकिन एक बार मुझे फिबोनाची में थोड़ा फाइनलाइज करना है, रिट्रेसमेंट लेवल में थोड़ा फाइनलाइज करना है। फिर मैं स्टार्ट करूंगा डाउ थ्योरी। अब आप बोलेंगे सर डाउ कौन है, आपके मन में चल ही रहा है कि डाउ कौन है, फिबोनाची क्या है आपको पता चल गया है, बट फिबोनाची का थोड़ा एप्लीकेशन पे बात करना है। लेकिन आपके मन में चल रहा है सर डाउ। अब नाउ व्हाट इज हु इज डाउ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एंड नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यूज होता है। ये देखिए, ये आप गूगल फाइनेंस में भी चेक कीजिए। ठीक है, तो सर क्यों ये बता रहे हैं हम, ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो डाउ है ना, चार्ल्स डाउ, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो इंडस्ट्रियल एवरेज को बनाया था, जिस टाइम पे कैंडल स्टिक्स भी वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर नहीं था। एक्चुअली कैंडल स्टिक्स तो जापान से डेवलप हुआ था, तो वेस्टर्न कंट्रीज में कैंडल स्टिक्स पहले डेवलप नहीं हुआ था, स्पेशली इन यूएस का बात कर रहा हूँ मैं। जब यूएस में कैंडल स्टिक्स डेवलप नहीं हुआ था, तब से डाउ का थ्योरी चलता था, डाउ का थ्योरी चलता था। तो डाउ कौन सा पॉइंट यूज करता था स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में डाउ कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करता था। और डाउ का जो थ्योरी है, डाउ का जो थ्योरी है उसको डाउ थ्योरी कहा जाता है, उसको डाउ थ्योरी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने एक स्पेशल नोट्स भी बनाए आप लोगों के लिए, बट डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। द डाउ के नाम पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी है, जैसे हमारे यहाँ पर एनएससी बीएससी है ना, उसी तरह से डाउ के नाम पे एक इंडस्ट्रियल एवरेज भी है। मतलब आप समझ सकते हो कि डाउ का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जानना मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर आप डाउ का थ्योरी को समझते हो ना, तो मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है आप समझ जाओगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, कि यूएस में जब कैंडल स्टिक्स डेवलप नहीं हुआ था, तब से डाउ का थ्योरी चलता है, तब से। यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, जैसे हमारे बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, वैसे मुंबई में वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। इट वॉज क्रिएटेड बाई चार्ल्स डाउ, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी बनाया था, एंड द को फाउंडर ऑफ डाउ जोन्स एंड कंपनी। और ये डाउ जोन्स बाद में एक इंडेक्स के नाम पे, इंडस्ट्रियल इंडेक्स के नाम पे यूएस में बड़ा ही पॉपुलर है। जब जब हम लोग इंटरनेशनल इंडेक्स को देखते हैं,
जब जब हम लोग इंटरनेशनल इंडेक्स को देखेंगे तब तक हम लोगों के सामने, जैसे देखिए ये गूगल फाइनेंस में चला गया मैं, ये देखिए यहाँ पर अगर आप इंडिया तो देख ही पा रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ठीक है, ये हमारे देश का पॉपुलर इंडेक्स है। अगर हम यूएस में जाएं, ये देखिए यूएस में जो पॉपुलर इंडेक्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, S&P, नैस्डैक, रसेल, विक्स, ठीक है, एंड डाउ जोन्स। तो बस मुझे आपको डाउ जोन्स नहीं सिखाना है, मुझे आपको डाउ का थ्योरी बताना है कि डाउ क्या सोचता है मार्केट के बारे में। तो बस अगर आप एक्सपर्ट्स का नॉलेज गैदर कर पाते हैं तो आपको भी मार्केट के बारे में एक अच्छा एनालिटिकल एबिलिटी क्रिएट होगा, और प्रैक्टिकली आप उसको फील भी कर सकते हैं कि जब मार्केट में ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये आगे का डिस्कशन मेरा डाउ पे रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं फिबोनाची पे थोड़ा बात करूंगा, और फिर अनदर एक एग्जाम्पल रहेगा। इवन CS एग्जाम में जो लोग CS का तैयारी करते हैं उन्हें भी ये डाउ जोन्स के बारे में और वेव के बारे में स्पेशल नॉलेज दिया जाता है, तभी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना अच्छा एनालिस्ट बन के निकलता है। CA या CFA वाले जो होते हैं ना, वो क्यों मार्केट के बारे में इतना अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं? बिकॉज उनको इसके बारे में स्पेशल नॉलेज का मौका मिलता है, तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि वेदर यू वांट टू बी CA और नॉट, आप CA बनना चाहो ना चाहो फर्क नहीं पड़ता, बट CA जैसा एनालिटिकल एबिलिटी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा एनालिटिकल एबिलिटी सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो सबके लिए है और पैसा मार्केट से सबको कमाना है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि जो CA नहीं बना वो मार्केट का एनालिसिस नहीं करेगा, है ना। झुंझुनवाला CA बना था, लेकिन उन्होंने अपना नॉलेज को यूज किया था। तो मेरा भी वही पर्सनल मानना है कि अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो वैसा नॉलेज गैदर करने का इच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज एक बार मिल जाए ना, फिर धीरे धीरे उसी नॉलेज को मल्टीप्लाई करते हुए कोई भी इंसान मार्केट के साथ अपना काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतना पेशेंस के साथ सीखने का इच्छा सब कोई नहीं रख पाता है। यही फर्क कर देता है कि हर कोई झुंझुनवाला क्यों नहीं बन पाता है, ठीक है। नॉट जस्ट झुंझुनवाला, आप रामदेव अग्रवाल को ले लो या फिर आप मोतीलाल ओसवाल को ले लो, जो भी पॉपुलर नए नेम है मार्केट में, इनका एक चीज है कि ये लोग पेशेंस के साथ मार्केट को रीड करने में, रिलेटेड थ्योरीज को जानने में काफी समय देता है, ठीक है। हम लोग तो 3 महीना 4 महीना का कोर्स में समय दे रहे हैं, ये लोग 3 साल 4 साल से पढ़ाई किया है कम से कम, तब जाके आज इतना अच्छा बड़ा बड़ा फार्म या एनालिटिकल फार्म चलाते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, सबको इतना समय नहीं देना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो जाने, कुछ तो जाने। तो ठीक है सर, चलिए एटलीस्ट कुछ तो जाने। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एप्लीकेशन पे थोड़ा बात कर दें, उसके बाद मैं डाउ पे आता हूँ, ठीक है। तो डाउ का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है आपको मैं यही समझा रहा था। चलिए, समझ में आ रहा है ना ज्योति? देखिए सर, अब मैं जो बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, मैं आपको एक बार कोई भी एक स्टॉक चूज करता हूँ, जैसे ये पेटीएम, मैंने पेटीएम ले लिया, और मैं आपको जो बताने अभी जा रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको मार्केट में इनकम करने में कैसे हेल्प करता है, आप उसको देखिए। और एक्चुअली रिसेंटली मैंने ऐसा कुछ ट्रेड लिया, उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा देखिए कि कैसे ट्रेड सेटअप में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लूँगा, आप ऐसा हजारों मार्केट से अपना सेटअप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बन जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जिस जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम ये है। जैसे ये फिबोनाची का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, मैंने ये कैलकुलेशन कैसे हुआ था ये मैं समझाया था। फिबोनाची नंबर्स, दिस इज अ फिबोनाची सीक्वेंस, इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। और फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ वापस, कि जो भी आपका जैसे जीरो, जीरो के साथ वन ऐड करने से, जीरो के साथ वन ऐड करने से वन आता है, वन के साथ वन ऐड करने से टू आता है, मतलब प्रीवियस नंबर से ऐड करो तो आपको अगला नंबर मिलेगा। थ्री से टू ऐड करो तो फाइव, फाइव से थ्री ऐड करो तो एट, एट से फाइव ऐड करो तो 13। ये मैंने लास्ट दिन समझाया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर आप ऐसा ऐड करते रहोगे तो आपको फिबोनाची सीरीज मिलता जाएगा, और ये जो फिबोनाची सीरीज आपको मिलता है इसको डिवाइड करके, ठीक है, हमें कुछ रेशियोज मिलता है। ये जो रेशियोज है ना, प्रीवियस नंबर को फॉरवर्ड नंबर से डिवाइड करके, प्रीवियस नंबर को फॉरवर्ड नंबर से डिवाइड करके हमें
एक रेशियोज मिलता है जिसमें हम लोग 0.618 0.382 मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 61.8 इंटू 100 करने से परसेंटेज में, या फिर 0.382 मतलब 38.2%, ठीक है, या फिर 23.6%। ये जो रेशियोज हमें मिलता है ये मैंने लास्ट दिन समझाया था कि अगर आप 3 प्लेस हायर घर के साथ डिवाइड करोगे तो आपको 23.6 मिलेगा, ठीक है। अगर 2 नंबर हायर प्लेस के साथ डिवाइड करोगे तो आपको 38.2 मिलेगा। कैसे हुआ था प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल्स में समझाया गया है, मैं इसीलिए और उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार आपको दिखाया कि कैसे क्या हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कि स्टॉक मार्केट के अंदर इसका रेलेवेंस क्या है। ये 61.8, 38.2 या 23.6 जैसा परसेंटेज आपको कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में मैंने आपको एक जो प्रोसेस है या स्टेप्स हैं ये भी मैंने बताया था। देखिए थोड़ा, ये देखिए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्स्ट्रक्शन एरिया है। इसमें 3 स्टेप में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वही कॉन्स्ट्रक्शंस में मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा स्टॉक के अंदर ये चीज समझाया गया है, ठीक है, बट आपको मैं एक कॉन्स्ट्रक्शन अभी प्रैक्टिकली जो मैं लास्ट दिन बताया था कि आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो वही आप प्रैक्टिकली थोड़ा देखिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। As we know, Fibonacci retracement and movement in the chart that go against the trend. बात को समझिए, go against the trend मतलब जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है बीच बीच में वो थोड़ा सा अगेंस्ट में चलेगा, ठीक है। जैसे ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, ठीक है, मैं काफी दिनों से पेटीएम में ट्रेड करता रहता हूँ, ठीक है, कुछ दिनों से चल रहा है ऐसा। तो कॉन्सेप्ट क्या मैंने यूज किया पेटीएम में, वही मैं आपको साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। देखिए अगर आप थोड़ा सा नजर देंगे तो आपको पेटीएम का एक ओवरऑल ग्रोथ नजर आएगा। मोटा मोटी मैं इसका स्टार्ट किया था इस लेवल से, जब पेटीएम मोटा मोटी 520 550 ऐसा लेवल में था। उसके बाद से आप अगर थोड़ा देखें तो पेटीएम मूव तो किया बट बीच बीच में रिट्रेस भी किया। देखिए आप एक बार थोड़ा नजर दीजिए, बीच बीच में रिट्रेस भी किया। ये देखिए एक बार पहले यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग एरिया है दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ऐसा आप किसी भी स्टॉक में चेक कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है आप हर एक स्टॉक को उठाइए और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ ट्रेंड आपको जरूर मिलेगा। साइडवेज मार्केट में या साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट मतलब मार्केट में मूवमेंट हो है बट बहुत जल्दी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे मार्केट में ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। जैसे देखिए मेरे को ऐसा विश्वास था कि पेटीएम अगर 500 550 में आता है तो पेटीएम वापस अपना मूवमेंट लाएगा, क्योंकि ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था 3-4 मंथ्स बैक 2020 100 के आसपास। उसके बाद से ये स्टॉक धड़ाधड़ गिरता गया और इतना जोर का गिरता गया कि इसको रोकना मुश्किल रह गया। इसके पीछे का भी रीजन है कि जो वैल्यूएशन पेटीएम का बनाया गया था उस वैल्यूएशन पे मार्केट को भरोसा नहीं हुआ, बिकॉज इसमें फंडामेंटल एक छुपा हुआ है। इसमें एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि जब मार्केट में पेटीएम आया था ना तो पेटीएम का एक शेयर का दाम 2100 6 मंथ्स भी नहीं हुआ, 6 महीने पहले। प्रॉब्लम क्या था कि 2100 जैसा दाम नहीं था इसका, इसका दाम होना चाहिए था 1000 के आसपास, तब शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन पेटीएम ओवर वैल्यूड माना गया, मैक्सिमम एनालिस्ट ने इसको नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ देखा। और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पेटीएम जैसे कंपनी वैल्यूएशन तो है इसका बट अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाया, प्रॉफिटेबिलिटी से काफी दूर है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था कि पेटीएम जो इतना देर से गिरते रहा, ये जो लास्ट 6 मंथ्स में, ये देखिए ज्यादा पुराना नहीं है, ये नवंबर दिसंबर 2021 से ये मार्केट में आया है। आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है देवजीत बाबू, ज्योति, ये देखिए, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি ये देखो স্যার। এটা মার্কেটে এটা এটা কত দিনের চার্ট, যেটা ক্যান্ডেলস্টিকটা দেখাচ্ছেন কত দিনের এটা? এটা ওভারঅল 6 মান্থস মতো আছে, ডিসেম্বর থেকে এটা রিসেন্ট এসছে কোম্পানিটা, বেশি দিন তো হয়নি স্টক হ্যাঁ হ্যাঁ মার্কেটে। হ্যাঁ হ্যাঁ আইপিও তো স্টক মার্কেটে খুবই অল্প বয়সের, ঠিক আছে, হার্ডলি 6 মান্থস, ডিসেম্বর থেকে অগস্ট।
सितंबर, अगस्त, सितंबर तो जस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये देखें, ये जो इसका जो ये जो कैंडल स्टिक्स है, इस कैंडल स्टिक्स का कोई मतलब नहीं है, ये इसको एनालिसिस नहीं किया जा सकता, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब ये कैंडल स्टिक्स ट्रेडिंग के लिए नहीं है, so don't do any kind of trading activity with this kind of candle because these are not recognizable candle। ये जो लंबा कैंडल गिरा है इसका कोई नाम नहीं है, ये बस मार्केट को गिराया है, इसका क्या नाम दे, इसका ये कोई रिकॉग्नाइजेबल कैंडल नहीं है। तो डोंट डू ट्रेड विद दिस काइंड ऑफ कैंडल। ऐसे सिचुएशंस में बस देखिए मार्केट में इसका मूवमेंट को, ट्रेड करने के लिए पेटीएम ये वाला टाइम पे सही नहीं था, ये तो बस मार्केट में पेटीएम का फंडामेंटल इश्यूज का प्रॉब्लम था। फंडामेंटल इश्यूज के कारण पेटीएम धड़ाधड़ कहाँ 2000 का लिस्टेशन और 2000 से गिरने का मतलब उठने मतलब बीच में थोड़ा सा एक बार 1500 में आके थोड़ा रिट्रेस बैक किया था, मतलब ये डाउन मूवमेंट में थोड़ा रिट्रेस बैक हुआ था क्योंकि बीच में जेपी मॉर्गन जैसे कंपनी, जेपी मॉर्गन जैसे कुछ कंपनीज ने बोला था नहीं पेटीएम का वैल्यूएशन है, अभी भी है सर, ये कोई झूठ नहीं है, स्टिल वैल्यूएशन है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसमें भी एक फंडामेंटल इश्यूज आ गया मार्केट में। आरबीआई ने अचानक पेटीएम के अगेंस्ट में एक नोटिफिकेशन दे दिया। पेटीएम एक पेमेंट बैंक भी है ना, तो पेमेंट बैंक के हिसाब से कुछ कंप्लायंस था जो पेटीएम ने फुलफिल नहीं किया, और जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में आया, और कौन रोके, ये जो बीच में जो रिट्रेस बैक किया था शायद इस लेवल में थोड़ा साइडवेज में रह जाता मार्केट। देखिए मैं क्यों इस तरह से इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर ट्रेड में इतना ज्यादा भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका डिटेल्स रिपोर्ट को वॉच कर रहा था, इसीलिए मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि भाई ये रिट्रेस बैक जब किया तब उसके पीछे कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल रेटिंग कंपनीज का उनके बारे में कुछ कहना था। ये जो 2000 से 1500 तक गिरा था, उसके बाद फिर से देखिए रिट्रेस बैक हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा था बट अचानक रिट्रेस बैक हुआ, मतलब लोगों को लगा कि नहीं नहीं ठीक है पेटीएम अच्छा करेगा, फिर 1500 से फिर 1900 के पास 3-4 दिन में रिट्रेस किया एक हफ्ता के अंदर। लेकिन उसके बाद आरबीआई का जब रिपोर्ट आया उसके बाद तो पेटीएम को मतलब पकड़ के रखना मुश्किल हो गया, और गिरते 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 मतलब जितना ज्यादा से इतना सेलिंग प्रेशर आया, इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पेटीएम छोड़ के जाने का काम किया, इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कुछ निकल गया। इसके बाद पेटीएम एकदम साइडवेज में आ गया। उसके बाद देखिए इस रेंज में आने के बाद ये 500 550 रेंज के आने के बाद, ठीक है, पेटीएम ना मतलब ओवरऑल देखे तो आप साइडवेज में चल रहा था। मैं बस एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना चाहता, ये आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ पाएंगे। ये देखिए ये जो वोलेटिलिटी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वोलेटिलिटी और कुछ नहीं है, बिजनेस पे दम तो है पर बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। फिर रिसेंटली इसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया, आरबीआई ने जब उनका जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का रिपोर्ट को मतलब ये बोला कि नहीं पेटीएम ने अपना कंप्लायंस को फुलफिल कर दिया, जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, रेस्ट्रिक्शन ये लगाया गया था कि पेटीएम बैंक न्यू अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा, लोन इशू नहीं कर पाएगा, पेटीएम लोन भी प्रोवाइड करता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, तो ये इनका जो लोन का बिजनेस है वो नहीं कर पाएगा। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए ये बिजनेस इनका रेस्ट्रिक्शन पे थे, और उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आता है, उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आता है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट में इसका पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं फिबोनाची को यूज करता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो मुझे अगर फिबोनाची को यूज करना है तो आप अगर यहाँ पर इस तरह से देखें, जब जब मार्केट में कहाँ मिलेगा फिबोनाची, टूल्स होता है, फिबोनाची एक टूल्स है, ठीक है, रिट्रेसमेंट टूल्स, ये मैक्सिमम फिबोनाची रिलेटेड ही काम करता है, फिबोनाची टाइम जोन, फिब स्पीड, रेजिस्टेंस पैन। मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट ले रहा हूँ, ज्यादा बहुत सारा चीज होता है, सब चीज को लेके दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं अगर ये सबसे लोएस्ट पॉइंट से लेके सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक मैं इसको कोट करता हूँ, अगर आप इस पूरा जोन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे ना, मैं कलर को चेंज करता हूँ, अगर आपको कलर डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं इसको रेड कर दूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली देख पाए। ये देखिए जब जब मार्केट गिरता है ना, सबसे पहले वो 23.6 में जाके रुक सकता है, ये मार्केट का
एक फिबोनाची ट्रेंड है, ये मैथमेटिकल ट्रेंड है। फिबोनाची ट्रेंड में क्या होता है, सबसे पहले मार्केट इस जोन तक आता है। जैसे आप देखिए ये जो रिसेंटली पेटीएम का फॉल हुआ है, पेटीएम फॉल होके इसी जोन में घूम रहा है। देखिए आप 23.6 ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन 23.6 को भी क्रॉस करके चला गया। अगर 23.6 जोन को क्रॉस करके चला जाता है तो नेक्स्ट जोन होगा 38.2। करंट जो जोन चल रहा है ये 38.2 के थोड़ा ऊपर है। करंट जो जोन चल रहा है वो 38.2 का थोड़ा ऊपर है। मतलब आप बोल सकते हो कि मार्केट जब अपने आप को रिट्रेस करता है, ये रिट्रेस हो रहा है बेसिकली। ये जो रिसेंटली पेटीएम मोटा मोटी 800 जोन में गया था, 838 सबसे लोएस्ट था। मई से लेके बात कर रहा हूँ, मई जून जुलाई 3 महीने का बात है, ठीक है। मई 12 यहाँ से लेके जो इसका 3 महीने का जर्नी स्टार्ट हुआ था, विद इन 3 मंथ्स 512 चल रहा था, 512 से 838 का जो जर्नी है, ये जर्नी कंप्लीट करने में इनको बीच बीच में रिट्रेस बैक होना पड़ा। मैं रिसेंट रिट्रेस बैक आपको दिखा रहा हूँ। 838 से मार्केट है, देखो अभी निफ्टी भी गिर रहा है ना, निफ्टी भी गिर रहा है, रिसेंटली अप डाउन हो रहा है निफ्टी में। तो जब जब ऐसा होता है इनको भी होता है, ये सब मार्केट में भी होता है। तो कहने का मतलब है ये रिट्रेस बैक कितना करता है, रिट्रेस बैक करने का रेशियो कितना है। रिट्रेस बैक करने का फर्स्ट रेशियो है फिबोनाची ट्रेंड में 23.6। अगर 23.6 जोन को क्रॉस करके चला जाता है तो 38.2, और अगर 38.2 को क्रॉस करके चला जाएगा तो मैक्सिमम 61.8 ये जोन तक रिट्रेस बैक कर सकता है, अगर वो सच में रिट्रेस करेगा। अगर मानिए कि 61.8 को तोड़ के भी चला जा रहा है, इसका मतलब वो रिट्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो रिवर्सल कर रहा है, मतलब वो पूरा बेयरिश ट्रेंड में जाएगा। मतलब अगर मार्केट में कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव मैटर ना हो तो वो रिवर्सल करता है। करेंटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जो कोई भी मोटा मोटी 512 ऐसा लिया था ना, कुछ लोग होल्ड करके रखा था, किसी ने 838 में सेल कर दिया, उसी के बाद से सेल प्रेशर स्टार्ट हुआ, थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ये सब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि मार्केट में अभी पेटीएम के बारे में कोई प्रॉपर पॉजिटिव न्यूज नहीं है, इसीलिए कभी कभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगा ना, मार्केट शायद उस जोन से वापस आ जाए। इसीलिए मार्केट में कंपनी को वॉच करते रहना है कि क्या इसके बारे में कोई न्यूज आ सकता है, क्या इसके बारे में कोई पॉजिटिव खबर हो सकता है। फंडामेंटल के साथ जुड़ने से ये सुविधा थोड़ा होता है। जब हम लोग फंडामेंटल के साथ भी जुड़ जाते हैं तो शॉर्ट टर्म मार्केट में क्या मूवमेंट होता है उसका भी अंदाजा लगाना, उसका आइडिया लगाना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 23.6 जोन में पेटीएम कई देर तक रहा है, उसके बाद मार्केट में ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है बोल के ये फिर से थोड़ा नीचे आया है। लेकिन मैंने इसको इस एरिया में यूज किया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं इस एरिया में आपको दिखाता हूँ। मैं इस जोन पे बेसिकली इसको स्टार्ट किया था, यहाँ से लेके मोटा मोटी इस जोन तक का अगर मैं बात करूं आपसे, आप एक बार जस्ट वॉच कीजिए। देखिए क्या हुआ है, मार्केट में बार बार ये अप जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इस जोन का बात करूं, पूरा ओवरऑल इस जोन को आप शॉर्ट आप और शॉर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इस जोन को थोड़ा सा और नीचे लाओ, आप इस जोन में आ जाओ। मार्केट अप जाता है फिर नीचे आता है, तो इस जोन को भी लोग यूज करता है। जैसे माने कि अगर कोई यहाँ पर उसको लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन कर रहा है, अच्छा अब यहाँ पर हमें और चीज देखना है। अब फिबोनाची क्या है ना, आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है, लेकिन मार्केट रिट्रेस बैक कर सकता है। इसके बारे में यहाँ पर कैंडल स्टिक्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए। कोई बता सकते हो मुझे आप ट्रेंड में ये कौन सा कैंडल स्टिक्स बना है? दोजी। हाँ नहीं, रोजी नहीं है सर, ठीक से देखो।
दोजी नहीं है ये, पेपर अम्ब्रेला का उल्टा है। मैन, हाँ, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन है सर। हैंगिंग मैन ऑपोजिट होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, उससे पहले एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ था, उससे पहले एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ था, उसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शंस वाला जो हैंगिंग मैन होता है, उल्टा लटकाने वाला, ऐसा है। मतलब ये सब क्या बोलता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो हैंगिंग मैन वगैरह होता है, ठीक है, ये बेसिकली मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट करता है। आप इसको दोजी या स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में, मतलब एक क्या क्या हुआ यहाँ पर, एक इंडिसीजन आया। इंडिसीजन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट हुआ। मार्केट अप ट्रेंड में था, बट फिर से इंडिसीजन आ गया। और ये कैंडल देख के एक आपके अंदर एक एनालिसिस ऑलमोस्ट आ जाएगा कि मार्केट करेक्शन हो सकता है, मार्केट में शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है, और वही हुआ है। बाकी ये जो परसेप्शन मैं बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ ना, ये परसेप्शन आपका धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए हर एक चीज मैच करता है। जब जब मार्केट रिट्रेस किया है, अब देखो कितना देर तक रिट्रेस कर सकता है, देखिए हर चीज प्रूफ के साथ है। ये देखिए मोटा मोटी 23.6 जोन, अगर 23.6 जोन का थोड़ा नीचे अगर जाए तो 38.2, यहाँ तक रिट्रेस किया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, थोड़ा सा नीचे रहा, उसके बाद देखिए मोटा मोटी मैक्स टू मैक्स 61.8, मतलब 580, 61.8 मतलब ऑलमोस्ट 580 के जोन, 580 तक। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 660 से मार्केट 61.8 जोन तक अगर मैक्सिमम नीचे आए तो 580 तक आएगा। तो अगर इस एरिया में आता है, मतलब मार्केट फिर से रिट्रेस बैक करेगा, मतलब यह आपका बाइंग जोन बनता है, यह आपका बाइंग जोन बनता है, मतलब एज पर फिबोनाची। साथ में अगर कैंडल स्टिक्स भी मैच कर जाए तो क्या बात, सिर्फ फिबोनाची नहीं देखना है, कैंडल स्टिक्स भी देखना है, वॉल्यूम भी देखना है, एवरेज भी देखना है, सब चीज को एक साथ मैच कराना है। अगर सारा का सारा मैटर मैच कर जाता है तो ट्रेड सेटअप बनता है, अगर सारा का सारा मैटर बन जाता है तो ट्रेड सेटअप बनता है। तो इस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है, इसी तरह से ट्रेड लिया जा सकता है। रिट्रेसमेंट लेवल बार बार आप देख पा रहे, बार बार आपके सामने। बस जितना चीज हम लोग सीख रहे हैं ना सर, सारा चीज को एक साथ चेकलिस्ट बनाना है, चेकलिस्ट बना के फिर उसको यूज करो, चेकलिस्ट बना के फिर उसको यूज करो। ये एक दिन में तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप एक ही दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आप ये सारा पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलेंगे ना, तो और उसको चेकलिस्ट बना के धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग 70-80% आप सही लेवल में रहेंगे। 10-20% गलत होता है इंसान, वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको अभी लाइव में भी दिखाया, और यहाँ पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कॉन्स्ट्रक्ट भी करेंगे ना, ये देखिए। तो क्या बताना चाहता है, कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करना है, आइडेंटिफाई द इमीडिएट पीक एंड थ्रू, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, इमीडिएट जो पीक थ्रू का एरिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो कितना शॉर्ट टर्म कितना लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 150 इसका पॉइंट चल रहा था, ये अंबुजा सीमेंट का एक स्टॉक था, ठीक है, 150 में चल रहा था, पीक था 240, ठीक है। 90 पॉइंट मूव्स मेक इट 100%, ये जो 90 पॉइंट का मूवमेंट रहा है, ये इसका 100% एरिया। अब इसमें सेकंड काम क्या था आपका, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट को देखना, जो मैंने आपको भी सिखाया कि कैसे आपको चार्ट को लेना है, ठीक है। ये थोड़ा पुराना सॉफ्टवेयर से लिया गया, मतलब ट्रेडिंग व्यू का ही है, बट थोड़ा ओल्ड सॉफ्टवेयर है, बट कॉन्सेप्ट वही है सर, फर्क नहीं पड़ता हमें उसके लिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट लेना है आपको, एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, दूसरा आपको पिक पॉइंट लेना है। इसको थ्रू बोलेंगे, इसको पिक बोलेंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल टू कनेक्ट थ्रू एंड पिक। अब थ्रू एंड पिक को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आफ्टर सिलेक्टिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फ्रॉम द चार्ट टूल्स, द ट्रेडर हैज टू क्लिक ऑन थ्रू फर्स्ट। पहले थ्रू को क्लिक कीजिए, थ्रू मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, एंड विदाउट अनक्लिकिंग उनको ड्रैग करना चाहिए पिक में जाकर, बीच में क्लिक नहीं होना चाहिए। While doing this, simultaneously Fibonacci retracement level starts getting plotted on the chart. ऐसे तो ये काम सॉफ्टवेयर इजीली कर देता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। और जैसे आपको नंबर यहाँ पर शो हो रहा है अंबुजा सीमेंट्स में, ऐसा नंबर मैंने आपको अभी पेटीएम में भी दिखाया, ठीक है। मतलब इससे आपको क्या आइडिया मिलेगा कि मार्केट जब अपना पीक में जाता है
वो रिट्रेस बैक अगर करेगा तो कितना करेगा? अल्टीमेट ट्रेंड अप ट्रेंड है, अल्टीमेट जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, लेकिन बीच बीच में जो रिट्रेस बैक कर रहा है तो कितना परसेंटेज चेक कर सकता है, कितना परसेंटेज तक वो रिट्रेस बैक कर सकता है, इसके ऊपर बेस करके आपका फिबोनाची काम करता है ज्यादातर केस में। क्या हमेशा एकदम एग्जैक्टली होता है? नॉट ऑलवेज, बट 70-80% केस में ये एग्जैक्टली काम करता है। मतलब ऑलमोस्ट वही 23.6, 38.2, 61.8 जोन में आके वो बार बार रिट्रेस बैक करेगा। अब चेक कीजिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने आपको अभी पेटीएम में भी दिखाया, अब यहाँ पर भी देखें अप ट्रेंड में चल रहा था, देखिए फिर से ये थोड़ा सा ज्यादा समय का है, मैं इसको कंसोलिडेट किया बोल के ना, कॉम्प्रेस किया बोल के, ये बहुत ऐसा क्लोज लेवल में दिख रहा है। देखिए आप नीचे आए तो कितना तक आया? 61.8, जैसे 61.8 में आया वापस देखिए छलांग मारा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये जो जोन है ना, ये आपका बाइंग जोन बनता है, रिट्रेसमेंट जोन। अगर कोई थोड़ा पहले भी बाई कर लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है फिबोनाची? मैं लास्ट दिन भी समझाया था, मैं फिर से एक बार समझाया। Yes, sir. How should you use the Fibonacci retracement level? Think of a situation where you wanted to buy a particular stock. आप कोई स्टॉक बाई करना चाहते हो, but you have not been able to do because of a sharp run up in the stock. बहुत जल्दी मार्केट में आप मतलब रन अप चल रहा है, मतलब बहुत फर्स्ट मूवमेंट चल रहा है। तो फर्स्ट मूवमेंट में ना समझ में नहीं आता कि अभी लेना सही होगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट सबसे बेस्ट काम कब करता है? जब मार्केट बेयरिश में होता है ना, तब बाई करना सबसे बढ़िया टाइम होता है। जब कोई नहीं बाई करता तब आपको बाई करना चाहिए। बात को समझे, मार्केट में सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? मार्केट में सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि जब कोई नहीं बाई करता, अगर आप तब बाई करते हो तो आप फायदे में रहोगे। जब बाई लोग स्टार्ट करता है ना, तो ऑलरेडी बहुत सारा खेल खत्म हो चुका है। मतलब यही तो है फंडामेंटल, यही तो है फंडामेंटल, और फंडामेंटल के साथ टेक्निकल का मिलाप। जैसे कि मैं पेटीएम के बारे में बात कर, पेटीएम 500 550 जोन से वापस उठेगा, ये फंडामेंटल से सोचा कि उठेगा। ये कब उठेगा वो टेक्निकल बताएगा। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक मूव बियरिश मूवमेंट से बुलिश मूवमेंट में अपने आप को वापस लाएगा, ये फंडामेंटल से समझ में आया था। लेकिन कब उठेगा, कितना उठेगा, ये आपको टेक्निकल शॉर्ट टर्म एनालिसिस बताएगा कि कब कितना हो सकता है, जिसमें आपको कैंडलस्टिक्स हेल्प करेगा, जिसमें आपको फिबोनाची हेल्प करेगा। फिबोनाची तो बहुत लास्ट में आता है, बीच में वॉल्यूम है, एवरेज है। अगर आप इसका वॉल्यूम एवरेज भी चेक करोगे ना, तो भी आप देखोगे कि किस तरह का वॉल्यूम और एवरेज पेटीएम में रहता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम मतलब हाई बाइंग एंड सेलिंग, और हाई बाइंग सेलिंग के कारण ही मार्केट में इतना मूवमेंट है स्टॉक में। पेटीएम क्यों, चलो दूसरा स्टॉक भी ले लो, आप बोलोगे सर पेटीएम में क्या पड़े। अदानी पोर्ट ले लेता हूँ, ऐसे रैंडम पिक कर रहा हूँ, कोई पर्पस नहीं है। ये वाला स्टॉक में भी ना ऐसा ट्रेंड दिखता है मुझे, ये बहुत दिनों से साइडवेज में जा रहा है, काफी दिनों से साइडवेज में जा रहा है, लेकिन साइडवेज के साथ साथ ही अपने आप को एक मूवमेंट भी दे रहा है, ट्रेंड भी है इसका। क्योंकि इसके बिजनेस में जब जब ट्रेंड आता है तब तक ये कुछ ना कुछ दे के जाता है। ये देखिए बीच में ऐसा हुआ था कि मार्केट में ये पूरा डाउनफॉल में गया था, पूरा डाउनफॉल, पूरा रिवर्सल मूवमेंट था इसका। ये रिवर्स है, ये रिट्रेस नहीं है। बट बीच बीच में जैसे जैसे देखिए, ये अदानी पोर्ट में भी सेम टू सेम हुआ कि बिजनेस ऑलमोस्ट 700 के रेंज में आ गया था शेयर। उसके बाद फिर से थोड़ा अप मूवमेंट दिया, फिर से डाउन, फिर से थोड़ा सा अप, फिर से डाउन हो गया, 660 के आसपास आ गया, लेकिन अल्टीमेटली इसका ट्रेंड अप होना था। लेकिन बीच बीच में रिट्रेस बैक करते हुए हुआ है, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। ये जो रिट्रेस बैक सिचुएशंस है, ये आपको स्टॉक के अंदर समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्या बिजनेस करता है, गवर्नमेंट का रूल्स इसमें क्या इफेक्ट करता है, ये सारा चीज इफेक्ट करता है मार्केट में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट,
फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल का अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना देते हो ना, तो आप इस मूवमेंट को समझने में आपको बहुत हेल्प होगा। अब देखो, टेक्निकल को यूज करके अगर आप ऑप्शंस करना चाहते हो करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। फ्यूचर करना चाहते हो करो ना। नॉर्मल टेक्निकल पे आप स्पॉट मार्केट में मानो कि किसी कंपनी का 100 शेयर बाई करना है, तो 100 इंटू उसका जो दाम है, अगर मानो यहाँ पर 100 इंटू 660 करके आप बाई करके होल्ड करके रखिए कुछ दिनों तक। या फिर आप शॉर्ट टर्म मूवमेंट यहाँ पर आए, फिर आपको लगा अरे भाई मार्केट में तो बियरिश मारूबूज हुआ है, तो एक काम करते हैं, मार्केट गिर जाएगा, सेल कर देते हैं। जो शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं वैसा सेल करके निकल जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं वैसा सेल करके निकल जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में वेट करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट करता है ना। तो कहने का मतलब है, ये तो स्पॉट मार्केट हो गया, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये स्पॉट मार्केट है। बट सेम कॉन्सेप्ट अगर आप श्योर होते हो मार्केट मूवमेंट के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, चाहे वो एचडीएफसी हो, अदानी पोर्ट हो, या फिर पेटीएम हो, या कोई भी पर्टिकुलर जो आपको पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन वो बढ़ेगा कि गिरेगा इसके बारे में परसेप्शन बिल्डअप करना, ये आपके लिए मेहनत का काम है। अगर इसमें परसेप्शन आप बना लेते हो तो आप ऑलवेज एक अच्छे पोजिशन पे रहोगे। तो वही मैं आपको यहाँ पर करेंटली फिबोनाची पे ट्रेड सेटअप करने के लिए जो सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा देखिए। Think of a situations where you wanted to buy a particular stock but you have not been able to do so because of sharp run up in the stock. In such a situations of the most prudent action to take would be to wait for retracement in the stock. अगर बहुत फास्ट स्टॉक भागता है तो थोड़ा वेट कर दो। अगर बहुत फास्ट भागता है तो थोड़ा वेट कर जाओ रिट्रेसमेंट के लिए। अगर रिट्रेस करेगा तब बाई करना। जब भागता है, जब बहुत जल्दी भागता है तब बाई नहीं करना चाहिए। वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है? 61.8 हो सकता है मैक्स टू मैक्स, मतलब ट्रेंड के लिए 38.2, 23.6 मिनिमम। पोटेंशियल लेवल अप टू विच स्टॉक कैन करेक्ट। ये देखा गया है कि एक स्टॉक रन अप में 23.6, 38.2, 61.8 ऐसे लेवल में आके रिट्रेस बैक कर रहा है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो जैसे मैं और एक स्टॉक देखते हैं आज रिसेंटली जो स्टॉक बहुत अच्छा किया हम लोग, फंडामेंटल एनालिसिस भी था इसके में ऊपर, सिरमा। इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, क्या बताऊँ मैं आपको, लेकिन स्टॉक थोड़ा करेक्शन होगा ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये अभी थोड़ा करेक्शन होगा। लेकिन देखिए ज़्यादा करेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ, मतलब आईपीओ था 220 का, लिस्टेड हुआ 263 पे। ठीक है, उसके बाद सेम डे पे पॉजिटिविटी बहुत था इसके ऊपर। जिन लोगों को आईपीओ में नहीं मिला वो लोग छोड़ा नहीं इसको। मैं बोला था कि ये मतलब ऑलमोस्ट 60-70 जाएगा, लेकिन 90 के आसपास चला गया था। ये देखिए सिरमा के बारे में, इवन ड्रीम फोक्स भी आने वाला है, अब ड्रीम फोक्स को भी देखिएगा, वो भी बहुत हाई फाई जाने वाला है। उसके बाद ये भी 309 के बाद ये थोड़ा चुप होगा। क्यों? इसलिए चुप होगा क्योंकि आप तो गया है, बट अभी और कोई कारण नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी थोड़ा रिट्रेस बैक करेगा धीरे धीरे, थोड़ा नजर रखिएगा। कुछ दिन साइडवेज में जाएगा, कुछ दिन साइडवेज में जाएगा, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस बैक करके मेरे को लगता है 270-80 के जोन पे आएगा। उसके बाद फिर से आपको, उसके बाद फिर से आपको रखिएगा, आप लोग भी नजर रखिएगा और कैंडल्स को भी देखते जाइएगा। अभी कोई प्रॉपर कैंडल स्टिक्स तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर कैंडल स्टिक्स नजर आएगा कुछ दिन बाद, इसका बहुत सारा कैंडल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, तब थोड़ा देखिए। ठीक है, ये न्यूली आया एक कंपनी है, बहुत सारा बिजनेस है, किसका नाम लूं और किसका नहीं। अदानी विल्मर के बारे में बताएं, ये भी देखो, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है रिसेंटली। क्यों सर? इसके इसके ऊपर मेरा जो एनालिसिस था एकदम सही निकला, बहुत जबरदस्त सही निकला, और प्रॉफिट भी गजब का दिया। पता होगा आप लोगों को, अदानी विल्मर आया था 220 के आसपास में, 220 समथिंग, और आने के बाद रुकने का नाम नहीं लिया। ज्योति को याद होगा, हाँ ज्योति, अदानी विल्मर के बारे में क्लास में बात किए थे, याद है कि नहीं? अरे वाह, फॉर्चून ऑयल, हाँ 220 में आया था, ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये भी तो हार्डली 3 महीना 4 महीना हुआ है। 220 के बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया, 880 में जाके रुका था, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ। देखिए यही मैं बताना चाह रहा आपको कि जब आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा रनअप में है, बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तब थोड़ा वेट कर जाइए। क्योंकि अगर जिसने भी 870-80 में लिया, उसका तो अभी
चल रहा है ना बेकार। जो भी 870-80 में अदानी वेलमार को लिया इतना मूवमेंट देख के, वो तो फंसा। तो रनअप में कभी भी इतना फास्ट नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप रिट्रेसमेंट लेवल लगाओ थोड़ा सा, मैं रिसेंट ये वाला मूवमेंट को ले रहा हूँ। अब रिट्रेसमेंट लेवल को लगाओ, देखो सर, ये देखो मोटा मोटी इसका एवरेज जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो 61.8। ये देखो कभी कभी 61.8 को तोड़ के भी नीचे आया है, ये तो बहुत अच्छा टाइम है लेने के लिए। लेकिन 61.8 में भी इसका एवरेज रिट्रेसमेंट लेवल रहा है, देखिए आप। लेकिन उसी रेंज में काफी दिनों से घूम रहा है, काफी दिनों से उसी रेंज में चल रहा है, साइडवेज में बहुत दिनों से है। मतलब वही बहुत दिनों से मतलब क्या, जून से, जून ऑनवर्ड्स ये साइडवेज में ही जा रहा है। कोई एक 61.8 से थोड़ा सा आगे जाता है फिर नीचे आ जाता है। क्या ये सही टाइम है बाई करने का? लॉन्ग टर्म के लिए सही है, और शॉर्ट टर्म मूवमेंट करके ट्रेड करने के लिए भी सही मार्केट है। शॉर्ट टर्म मूवमेंट के साथ ट्रेड करने के लिए भी सही जगह था। लेकिन वही आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मतलब देख देख के करना चाहिए। कैंडल स्टिक्स, पैटर्न, वॉल्यूम, एवरेज, सब कुछ देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, अप गया डाउन गया, अप गया डाउन गया। जब डाउन से आप में जाना है बाई करो, जब आपके बाद आपको लग रहा है डाउन जाएगा शॉर्ट सेल करो। कितना रिट्रेस बैक कर सकता है, ये परसेप्शन बिल्डअप करना है। तो फिबोनाची आपको इस तरह से हेल्प करता है। So by plotting the Fibonacci retracement level, the trader can identify these retracement levels and therefore position himself for an opportunity to enter the trade. However, please note, like in any indicator, use Fibonacci as a confirmation tool. Fibonacci अकेला काम नहीं करता, confirmation tool की तरह काम करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। I would buy a stock only after it has passed the other checklist. अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं पहले तो कन्विक्शन जो क्रिएट होता है मेरे अंदर वो मैं देखता हूँ। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को चेक करता हूँ कि जो कैंडल मैंने देखा, जो कैंडल के बारे में मैं जानता हूँ, मैक्सिमम जो मेन कैंडल है 15-16 कैंडल है इंपॉर्टेंट। अगर रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स दिखता है तो आप सोचिए पहले। सेकेंड इज स्टॉप लॉस, अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ऐसा है कि आप कैंडलस्टिक्स से फॉर एग्जांपल एक सिंपल कैंडलस्टिक्स लेते हैं मारूबोजू, या फिर मान के चलते हैं कोई ये है आपका इंगल्फिंग, बहुत पॉपुलर कैंडल है इंगल्फिंग, ठीक है। तो मानो कि इंगल्फिंग का जो पार्ट 2 है, ठीक है, इसका जो लोएस्ट है, इसका जो लोएस्ट पार्ट है, मानो कि इसका ये शैडो है, ये शैडो का जो लोएस्ट पार्ट है ये मेरा स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और ये स्टॉप लॉस, यही स्टॉप लॉस मेरा सपोर्ट लेवल के साथ भी जा रहा है। मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है या स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है, अगर ये सपोर्ट लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सपोर्ट लेवल के बाद नॉर्मली क्या होता है, मार्केट आप मूव देता है। साथ में थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लीजिएगा स्टॉक का, कि क्या मार्केट में सच में मूवमेंट है कि नहीं है, स्टॉक में सच में दम है कि नहीं है। फंडामेंटल का नॉलेज आपको ऑलवेज हेल्प करेगा, ये आप लिख के रखिए सब। तो सपोर्ट लेवल के साथ अगर कोइंसाइड करता है या फिर रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो ये जो इसका अपर लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और ये अगर आपका रेजिस्टेंस के साथ, मतलब इसके बाद मार्केट फिर से डाउन मूवमेंट हो सकता है, रेजिस्टेंस के साथ अगर ये कोइंसाइड करता है तो ये एकदम सही वक्त है ट्रेड लेने का। ऐसा मूवमेंट हमेशा नजर नहीं आता, पर जब जब नजर आता है आप बेट ले सकते हो, आप बेट ले सकते हो। ये जो बेटिंग है ना, ये बेटिंग आप कर सकते हो। तो फर्स्ट काम इज recognizable candlesticks. Second thing is stop loss coincide with support and resistance level. वॉल्यूम और above एवरेज, और वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर ये सारा पॉइंट मैच करता है, if stop loss also coincide with Fibonacci level, then I know the trade setup is well aligned to all the variables and I would go it for a strong buy. यहाँ पर और एक पैटर्न है, the usage of word strong just indicates the level of conviction in trade setup. मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड क्या होता है वो इस तरह से हेल्प करता है। मोर कंफर्मिंग फैक्टर्स यूज्ड टू स्टडी द ट्रेंड एंड रिवर्सल, मोर रोबस्ट इज द सिग्नल। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ट्रेड लेते हैं वो उतना रोबस्ट और सिग्नल भी सही होता है।
हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस फिबोनाची लेवल के साथ भी मैच करा सकते हैं। अगर फिबोनाची लेवल में भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस फिबोनाची लेवल के साथ कोइंसाइड करता है। से फॉर एग्जांपल आप इस जोन में बाई करते हो, 683 में मानो आप बाई करते हो, आपका फिबोनाची 61.8 में बार बार आ रहा है, तो अगर 683 में आप बाई करते हो और आपका टारगेट मानो 720, ठीक है, आपका टारगेट मानो 720, तो आप लॉस के लिए कितना जा सकते हो, रिट्रेसमेंट लेवल 61.8, तो मोटा मोटी 61.8 का मतलब है वही 640 के आसपास, ठीक है। तो 640 आप स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस एरिया अगर आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ मैच करता है तो ये भी ट्रेड सेटअप में हेल्प करता है। अगर मार्केट लॉस में भी जाएगा तो 640 तक जाएगा, मार्केट में लॉस लेने का जिगरा होना चाहिए, लेकिन कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो। रिट्रेसमेंट लेवल आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हेल्प करता ही है, रिट्रेसमेंट भी हेल्प करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हेल्प करता ही है, रिट्रेसमेंट भी हेल्प करता है। मैंने जितना सारा चैप्टर आप लोगों को इतना देर में कराया ना, अगर आप सारा चैप्टर को एक बार अच्छे से गो थ्रू करके सारा पॉइंट को अगर पुट करके आप स्टार्ट करोगे ना, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिस के ऊपर आप एक्सपर्टाइज हासिल करोगे। तो ये था रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में कैसे आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है सर वो है डाउ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डाउ का कॉन्सेप्ट, मतलब डाउ थ्योरी। अब आप बोलेंगे डाउ कौन है, मैं पहले ही आपको बता दिया डाउ कौन है। अब आगे मैंने आपको ना मेन पॉइंट्स मैक्सिमम बता दिया, अब आगे कुछ थ्योरी है जैसे कि डाउ का थ्योरी, एलियट वेव का थ्योरी, और फिर लास्ट में जाके मैं आपको फिनाले बता करूंगा। फिनाले मतलब जितना सारा पॉइंट अभी तक पढ़ा, सारा पॉइंट को एक करके मार्केट में ट्रेड कैसे लिया जाना चाहिए वो बताऊंगा, ट्रेड सेटअप, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट सारा पॉइंट को एक बार देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। उसके बाद जरूरी नहीं कि सारा पॉइंट एक साथ आपको यूज करना पड़े, नॉट नेसेसरी एक साथ मैं डाउ भी यूज करूंगा फिबोनाची भी यूज करूंगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी 3-4 पॉइंट अगर मैच कर जाए, वही 3-4 में 6 लेग चेकलिस्ट है, 3-4 भी मैच कर जाए तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर 6 का 6 मैच कर जाए तो क्या बढ़िया बात है। मेनली 6 चेकलिस्ट टेक्निकल पे सबसे पॉपुलर है, 6 चेकलिस्ट लास्ट में बोलूंगा, अभी टाइम है बताने के लिए, मतलब जब तक और बाकी कुछ चैप्टर खत्म नहीं हो जाता मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो पहले डाउ थ्योरी समझ लीजिए। देवजीत बाबू, ज्योति, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। Yes, sir. ना व्हाट इज डाउ। अब देखिए डाउ ना बेसिकली मार्केट मूवमेंट के बारे में बात करता है। डाउ बेसिकली मार्केट मूवमेंट के बारे में बात करता है। मार्केट में एक फेज के अंदर चलता है, मार्केट एक फेज के अंदर चलता है, आपको ये फेज समझना पड़ेगा, ये फेज आपको समझना पड़ेगा। इसमें मार्केट में हमेशा 3 फेज होता है। एक फेज का नाम होता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट कुछ दिनों तक साइडवेज चलता है, उसके बाद मार्केट में एक मूवमेंट आता है, फिर मूवमेंट को बोलते हैं मार्कअप फेज। उसके बाद मार्केट फिर कुछ दिन साइडवेज चलता है, फिर मार्केट में मार्कअप आता है, फिर मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मैं आपको बताया ये मार्केट में एक रेगुलर एक्टिविटी है, मतलब मार्केट ऐसा बिहेव करेगा ही करेगा। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप 2 मंथ 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम देखोगे ना, मार्केट में ऐसा मूवमेंट बार बार आपको नजर आएगा। अगर आप निफ्टी को भी देख लो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप चूज करो, तो ये ना एक मार्केट सेंटीमेंट है, और ये सेंटीमेंट डिफरेंट रीजन से क्रिएट हो सकता है। ये जो सेंटीमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ये डिफरेंट रीजन से क्रिएट हो सकता है। डिफरेंट रीजन जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोई पॉजिटिव फैक्टर आ जाए, या फिर इंडियन मार्केट में एक ऑलवेज ट्रेंड फॉलो होता है। जैसे रिसेंटली इंडियन मार्केट में जीडीपी का एक बहुत अच्छा ट्रेंड पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, जिसके कारण मार्केट डाउन तो जा रहा है बट बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो रहा है।
मतलब मार्केट में नेगेटिविटी तो अभी कुछ है नहीं, प्रॉपर नेगेटिव तो कुछ है नहीं, ऊपर से जीडीपी में ग्रोथ आया है, अगला क्वार्टर में भी जीडीपी ग्रोथ आ सकता है, इसलिए मार्केट अभी भी साइडवेज में दिख रहा है अगर आप निफ्टी फॉलो करें तो। ठीक है, साइडवेज मतलब ना तो डाउन जा रहा है, बस थोड़ा बहुत करेक्शन मूवमेंट में है, वही वो देख रहा है कि क्या होगा, जो मैं लास्ट वीक से बताया जा रहा, लास्ट 2 हफ्ता से बताया जा रहा। देखिए लास्ट 2 वीक से मार्केट साइडवेज है, अगर आप चेक करें तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ता होने को जा रहा है निफ्टी का, ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने को जा रहा है निफ्टी साइडवेज मार्केट में। देखिए अब यही तो है, मैं आपको वही तो बताना चाहता हूँ कि मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए आपका मार्केट के बारे में परसेप्शन। मार्केट यहाँ करेक्शन हुआ था, याद कीजिए, निफ्टी निफ्टी करेक्शन यहाँ हुआ था 17,800 ऑलमोस्ट। उसके बाद से आप देखिए जा रहा है ना साइडवेज में, मतलब लास्ट 12th ऑफ मोटा मोटी आज 2nd ऑफ सितंबर हो गया, 19 अगस्त से लेके 19 अगस्त से लेके 2 सितंबर का मार्केट मूवमेंट हम लोगों ने एकदम सही तरह से पढ़ रहा था कि मार्केट साइडवेज में रहेगा, और वही हुआ है। ये जो मैंने आपके साथ क्लास में भी बार बार बोला कि मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट डाउन, ज्यादातर देखिए क्या होता है, ये परसेप्शन बिल्ड करना आप लोगों को रेगुलर मार्केट के साथ रहते रहते ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मार्केट साइडवेज जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर आगे क्या होने वाला है, आगे और कुछ दिन साइडवेज जाएगा, ऐसा ही अप डाउन होता रहेगा, उसके बाद मार्केट मेरे को लग रहा है कि ट्रेंड लेगा वापस, ये 18,000 ऑनवर्ड्स अपना ट्रेंड पे जाएगा। ये करंट मेरा परसेप्शन है, कुछ दिन साइडवेज जाएगा, थोड़ा और करेक्शन हो सकता है कि 17,200 तक आए, हो सकता है 17,200 या 17,000 जोन तक आए, उसके बाद वो वापस ट्रेंड सेटअप पे जाएगा, हो सकता है और 500 पॉइंट करेक्शन हो सकता है, मतलब बेसिकली ये रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। ऐसा और भी पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है, चेक कीजिए। मार्केट जा रहे फिर नीचे आया, फिर देखिए मार्केट जा रहे फिर थोड़ा करेक्शन, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर करेक्शन, फिर साइडवेज, ऐसा बार बार हुआ है। तो ये भी करंट परसेप्शन है, और ऊपर से इकोनॉमी का परसेप्शन, अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक का परसेप्शन, सब कुछ। अब ये जो मार्केट में होता है ना, इसके बारे में डाउ ने बहुत अच्छा बात की। अब अगर डाउ को समझ पाएंगे ना तो मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना और भी अच्छा हो जाएगा। अब डाउ जी क्या बताते हैं, डाउ थ्योरी has always been integral part of technical analysis. डाउ थ्योरी was used extensively even before the western world discovered candlesticks. पहले जापान में कैंडलस्टिक्स था, वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं था। In fact, even today Dow theory concept are being used. In fact, traders blend best practice from candlesticks and Dow theory. Candlesticks को Dow theory के साथ मैच करा के ब्लेंड कर देता है। ट्रेडर क्या करता है, कैंडलस्टिक्स और Dow theory को ब्लेंड कर देता है और मार्केट में सिंपल सा यूज करता है। सारा चीज एक साथ कभी कभी यूज नहीं कर, जरूरी नहीं कि इतना सारा चीज सीखे तो सारा चीज एक साथ यूज करे, कभी कभी तो 2-3 चीज भी बहुत काम करता है। So Dow theory was introduced to the world by Charles H. Dow, and who also founded Dow Jones Financial News Service. Wall Street Journal, जो हम जिसके बारे में न्यूयॉर्क या यूएस इज वेरी फेमस, वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत फेमस था, उनका एडिटर था डाउ जोन्स। ड्यूरिंग हिज टाइम ही रोट दी सीरीज ऑफ आर्टिकल, उन्होंने मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए आर्टिकल लिखना चालू किया था 1900 में। बाद में क्या हुआ, ये जो इनका आर्टिकल था, ये जो डाउ का आर्टिकल था, रेफर्ड टू एज द डाउ थ्योरी, उसी को बाद में जो कंपाइल किया गया, जिसने कंपाइल किया विलियम पी हैमिल्टन, who compiled these article with relevant examples for period of 27 years. 27 साल का आर्टिकल। Much has changed since the time of Charles Dow and hence there are supporters and critics of Dow theory. किसी किसी का मानना है कि डाउ सही नहीं है, किसी किसी का मानना है कि डाउ सही है, लेकिन सर ओल्ड ऑलवेज गोल्ड होता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, क्रिटिक करेगा, लेकिन आप अगर डाउ को पढ़ोगे ना, मार्केट का आइडिया आपको लगेगा। Dow theory is built on a few beliefs, कुछ बिलीव है उनका। These are called the Dow theory tenets. These tenets are developed by Charles H. Dow over the years of his observations of the market. मार्केट और कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन का खेला है। एक्सपर्ट जैसे डाउ, इनका ऑब्जर्वेशंस को भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए।
देयर आर 9 टेनेट्स दैट आर कंसिडर्ड एज द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड द डाउ थ्योरी। ऐसा 9 कॉन्सेप्ट है जो गाइडिंग फोर्स है डाउ थ्योरी का। अब डाउ क्या बताता है? 9 थ्योरी आज जान लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसका एनालिसिस देंगे, लेकिन आज इतना जान लीजिए कि 9 थ्योरी क्या है। इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब मार्केट में जो इंडेक्स होते हैं उसको इंडिसेस भी कहा जाता है। मतलब लाइक बीएसई, एनएसई, जो भी स्टॉक का इंडेक्स हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी, इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? द स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नोन एंड अननोन इन द पब्लिक डोमेन। कहा जाता है कि मार्केट जो दिखाते हैं वो सही दिखाता है। मतलब जो दिखता है और जो नहीं दिखता, जो मार्केट को चलाता है, मार्केट अल्टीमेटली सही चीज दिखाता है, चाहे वो ओवर प्राइस दिखाए चाहे वो अंडर प्राइस दिखाए, बट मार्केट तो मार्केट है। मार्केट बेसिकली लोगों का परसेप्शन है, इन्वेस्टर का परसेप्शन है, ट्रेडर का परसेप्शन है। तो जो भी मार्केट दिखाता है वो सभी चीज को डिस्काउंट करके दिखाते हैं, सबका परसेप्शन को डिस्काउंट करके दिखाते हैं। अगर आज निफ्टी 17,500 में चल रहा है, कुछ दिन पहले अगर मार्केट 18,000 में चल रहा था, तो ये 18,000 से 517 में आया, ठीक है, या कल 518 से 800 में चला जाएगा, ये मार्केट का परसेप्शन ही रहेगा। तो इसलिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिस्काउंट एवरीथिंग व्हिच इज नोन एंड अननोन टू द पब्लिक डोमेन। इफ अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑकर्स, अगर कभी कभी सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, द स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्विकली रिकैलिब्रेट इटसेल्फ टू रिफ्लेक्ट द एक्यूरेट वैल्यू। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब ही होता है वो जो कुछ भी दिखाता है एक्यूरेट दिखाता है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट क्या सोचता है, अगर आप ये सोचते हो तो आप मार्केट के साथ रहोगे। यही मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज है और यही मार्केट का सबसे बड़ा खूबी है। चैलेंज भी है और खूबसूरती भी है। मार्केट के साथ चलना है। मार्केट गलत है, मार्केट बेकार है, ये नहीं है। हम मार्केट को नहीं समझ पाते, ये हमारा प्रॉब्लम है। मार्केट अपने जगह में सही है। मार्केट को दोष देके कोई फायदा नहीं है। मेरा पैसा डूबता है, मेरा प्रॉब्लम। मार्केट को क्यों दोष दूं? मार्केट का क्या दोष? मार्केट जो भी बताते हैं सही बताता है। अगर मेरे से गलती हुआ है, मैंने मार्केट को समझ नहीं पाया, मेरा एनालिसिस गलती है, वो मेरा प्रॉब्लम है, मार्केट का कोई दोष नहीं। चाहे कुछ भी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे किसी पर्टिकुलर सेबी लेवल में कुछ गलतियां हो, वो अलग बात। फिर भी गलती तो पहले से काफी कम हो गया है। सेबी आजकल रूल्स रेगुलेशंस में, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का पढ़ाई करते हो उनको पता है कि कितना हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। एनआईसी में भी है सेबी रूल्स रेगुलेशंस, जो लोग स्टॉक मार्केट एग्जाम देगा, मतलब सेबी अलग अलग रूल्स बनाते हैं। कुछ करप्शन भी पहले था, आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन वो सब एक तरफ, बट मार्केट जो दिखाते हैं वो अपना सही है। ये डाउ का मानना है। अगर आप पूछेंगे मुझे कि रिसेंट ट्रेंड में कोई बड़ा नाम, झुंझुनवाला भी यही बात करता था कि मार्केट जो बताता है सही बताता है। ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स एज पर द डाउ। मार्केट में 3 ट्रेंड होता है। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। अब ये रटना नहीं है आपको, मगअप करके क्या करेंगे, समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी ट्रेंड, व्हाट इज सेकेंडरी ट्रेंड एंड व्हाट इज माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? दिस इज द मेजर ट्रेंड of the market that lasts from a year to several year। मेजर ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड जो होता है, ये कुछ साल से लेके मतलब 1 साल से लेके अगला 2-3 साल तक रह सकता है। इट इंडिकेट्स द ट्रेडर ब्रॉडर मल्टी ईयर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, while the long term investor is interested in the primary trend। जो लॉन्ग टर्म में मार्केट में पैसा रखना पसंद करता है उनको प्राइमरी ट्रेंड पसंद है। एक्टिव ट्रेडर इज इंटरेस्टेड इन ऑल ट्रेंड। जो एक्टिव ट्रेडर होता है, जो डेली ट्रेडिंग करता है, उनको सारा ट्रेंड पसंद है। उनको प्राइमरी ट्रेंड भी पसंद है, उनको सेकेंडरी ट्रेंड भी पसंद है, उनको माइनर डेली ट्रेंड भी पसंद है। बट प्राइमरी ट्रेंड में दिलचस्पी या इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन नॉर्मल जो डे टू डे ट्रेडर हैं उन्हें सारा ट्रेंड पसंद है। प्राइमरी ट्रेंड कुड बी प्राइमरी अप ट्रेंड और ए प्राइमरी डाउन ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड का मतलब है
या तो प्राइमरी अप ट्रेंड होगा या तो प्राइमरी डाउन ट्रेंड होगा, मतलब या तो मार्केट बियरिश बुलिश होगा या तो मार्केट बियरिश होगा। बट मार्केट का मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में अगला 1 साल में निफ्टी कहाँ जा सकता है, अगला 5 साल में निफ्टी कहाँ जा सकता है, अगला 4 साल में निफ्टी कहाँ जा सकता है। ये निफ्टी का जो सोच है इसको लेके आपको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत का, ग्लोबल का सिनेरियो को समझना पड़ेगा, इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाते हो ना तो प्राइमरी ट्रेंड समझना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अगर आप निफ्टी को देखें लास्ट 10 साल में, चलिए आपको दिखाता हूँ निफ्टी। देखिए 2009 में निफ्टी चल रहा था, 2010 में 9-10 में निफ्टी चल रहा था 3000, 3500, 4000 के आसपास। अब इस टाइम पे कोई सोच पाया था कि एक 4000 का निफ्टी 17000, 18000 में जाएगा? ये जो देख रहे हैं आप घाई, ये कोरोना है। ये जो आप देख रहे हो ये कोरोना है। इसके पहले भी एक घाई मिला होगा आपको 2008-9 इकोनॉमिक मेल्टडाउन। ये जो बहुत बड़ा एक घाई दिख रहा है ना, ये ग्लोबल इकोनॉमी मेल्टडाउन है। यूएस में फाइनेंशियल मार्केट पूरा डाउन हो गया था, ग्लोबल इकोनॉमी डाउन हुआ था। लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस फेलियर हो गया था। यूएस फेडरल, मतलब यूएस का जो आरबीआई है, मतलब जैसे हमारे देश में आरबीआई, वहां पर यूएस में फेडरल बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, गलत डिसीजन लिया था। यूएस के रिजर्व खत्म हो रहा था, तब मार्केट में ऐसा हुआ था। उससे पहले निफ्टी 6000, 7000 के आसपास ही चल रहा था, लेकिन 6-7 हजार से निफ्टी गिर के 3-4 हजार में आया। ये तो टाइम है बाई करने का, ये तो टाइम है बाई करने का। इसके बाद मार्केट जो ट्रेंड लिया, ये इसके बाद मार्केट जो अगला 3-4 साल का ट्रेंड लिया, अगर आप 2008-9 से 2012 तक का हिसाब देखें तो मार्केट ओवरऑल ट्रेंड जो दिखाया है वो मार्केट फिर से जहां से ये खत्म हुआ था, मतलब ग्लोबल मेल्टडाउन के पहले 2008 से 2009 में मार्केट जो गिरा था, वापस उसमें जाने पे मार्केट को 3 साल लग गया, 2 से 3 साल लग गया। और उसी जोन में मार्केट 13 तक रहा, 13-14 तक रहा। लेकिन इंडियन मार्केट में सिनारियो बदल गया। देखिए ये इंडियन मार्केट का ही बात कर रहा हूं मैं। इंडियन मार्केट का सिनारियो बदला 2014 में आके। देखिए अब इसके लिए आपका पॉलिटिकल सेंस भी बहुत जरूरी है, इसके लिए आपका पॉलिटिकल सेंस भी जरूरी है। पॉलिटिक्स, देश का राजनीति, जैसे इंडिया का करंट राजनीति जो है ना, वो पॉजिटिव राजनीति चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं मैं, चाहे किसी को पसंद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट को पसंद है। आप लोग देख पा रहे हो सर? मैं यहाँ पर इंडिविजुअली, मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, आपको बीजेपी पसंद नहीं है, किसी और को बीजेपी पसंद नहीं है, इससे लेना देना नहीं है हमारा। मार्केट को पसंद है मतलब बीजेपी पसंद है लोगों को। मैं यहाँ पर किसी पार्टी के बिहाफ में बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट लुक एट 2008 से 13-14 का हिसाब। मार्केट, ये तो देखो सर, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी मेल्टडाउन के कारण इकोनॉमी में डाउनफॉल, मार्केट से पैसा उठा लिया था। इंडियन मार्केट से जितना फॉरेन मनी था, फॉरेन मनी एकदम ब्लड की तरह निकला। इंडिया भी फिर भी इंडिया बोल के बच गया। यूएस मार्केट का जो हालत हुआ था ना, क्या बताऊं आपको। आई होप आप लोग अगर थोड़ा सा उस टाइम पे एक्टिव थे तो पता होगा आपको, या फिर आप रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा। ये जो घाई है ना, ये जो गड्ढा बना है, ये गड्ढा इसलिए बना था। लेकिन उसके बाद 2009-10 से लेके 13-14 तक भारत साइडवेज मार्केट में रहा है। मतलब इंडियन इकोनॉमी को लेके ग्लोबल इन्वेस्टर को ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। इंडियन इकोनॉमी के बारे में दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, इट्स ओके टाइप। लेकिन मार्केट में बदलाव कब आ गया? 14 के बाद। क्यों? मेजोरिटी गवर्नमेंट, एक सिंगल एक्ट पास नहीं हो रहा था इससे पहले, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट जो था वो खिचड़ी गवर्नमेंट होता था। खिचड़ी गवर्नमेंट को मार्केट को पसंद नहीं आता।
मार्केट रियली डोंट लाइक खिचड़ी गवर्नमेंट, जिसमें अलायंस बना के ये इसके साथ वो उसके साथ, कब कौन कहाँ छोड़ के भाग जाए, ये अलायंस में मुश्किल है। देख रहे हैं ना बिहार में क्या हुआ, कभी हम लालू के तरफ कभी हम मोदी के तरफ, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक तरफा मार्केट होना चाहिए। मार्केट हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस पसंद करता है, मेजोरिटी गाइडेंस। अगर ये यूपी ना होके कांग्रेस होता, सिर्फ कांग्रेस का अकेला दम पे होता, तो भी मार्केट को पसंद आ जाता, लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए मार्केट देखो कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। लेकिन 2014 के बाद से 2022 तक का हिसाब देखिए आप, क्या पसंद आया मार्केट को, क्या पसंद आया मार्केट को। बीच बीच में प्रॉब्लम तो रहेगा, बीच बीच में प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को देखिए आप, ओवरऑल ट्रेंड को देखिए आप। ऐसा ट्रेंड पुराना 8 साल में नहीं है, जो अपकमिंग 8 साल में, इवन बीच में कोरोना भी आया फिर भी मार्केट को देखिए आप, बीच में कोरोना भी आया फिर भी मार्केट को देखिए आप। इतना बड़ा डाउनफॉल, मार्केट 12,000 से 7,000 में जाके गिरा था, लेकिन इतना समय नहीं लगा जैसे पहले हुआ था। पहले तो 3 साल लग गया था वापस 12,000 में आने पे, इसमें तो 1 साल भी नहीं लगा। 7,000 से वापस 12,000 क्रॉस करके 22,000, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 की तरफ भागा मार्केट। कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, इकोनॉमिक ट्रेंड, देश के बारे में बिजनेसमैन की पॉजिटिविटी, इन्वेस्टर की पॉजिटिविटी, न्यू न्यू बिजनेस का डेवलपमेंट, बाहर का पैसा, एफडीआई का पैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आता है, ये जो इतना कंपनी चलता है, क्या इन पे बाहर का पैसा नहीं है? बहुत पैसा है बाहर का। ये जो बाहर का पैसा इंडिया में आके उसका जो कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट के ऊपर, यही तो है मार्केट का ट्रेंड बनना। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝতে পারছি। ये कॉन्सेप्ट काम करता है प्राइमरी ट्रेंड में बिलीव रखने का। तो जो पहले नहीं, ये बिलीव एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बिलीव जो है ये एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपके मन में चल रहा होगा तो फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए वो क्या बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेगा? उनके लिए क्या है, वो बस पॉजिटिविटी हर चीज में ढूंढता है कि मार्केट एक ट्रेंडी रहे, तो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? दीज आर द करेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड। थिंक ऑफ दिस एज ए माइनर काउंटर रिएक्शन टू द लार्जर मूवमेंट, जो यहाँ पर बार बार मैं आपको दिखाया। एक लार्जर मूवमेंट रहा है, ये जो लार्जर मूवमेंट रहा है, लेकिन बीच बीच में शॉर्ट टर्म करेक्शन तो रहा है ना। कोरोना को छोड़ दीजिए थोड़ा, ये जो बीच बीच में मार्केट अप जा रहा था, जाते जाते थोड़ा थोड़ा सा ये जो बीच बीच में थोड़ा करेक्शन, आप जाते जाते करेक्शन, ये जैसे फिलहाल फिर से साइडवेज चल रहा है। ये जो माइनर करेक्शन बीच बीच में होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मूवमेंट, मार्केट नहीं सॉरी, ट्रेंड। correction to the primary trend, think of this as a minor counter reaction to the longer movement in the market. correction in bull market जैसे currently हो रहा है, rallies and recoveries in bear market, मतलब मार्केट डाउन जा रहा था बट उसके बाद थोड़ा रिकवर कर लिया। the counter trend can last anywhere between few weeks to several months. counter trend जो होता है ना, ये कुछ हफ्ता से लेके कुछ महीने तक रहता है, महीना 6 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, बट उसके बाद वो चला जाता है। ये डाउन है देखा। और एक होता है माइनर ट्रेंड और डेली फ्लक्चुएशंस, जो डेली के मार्केट में देखते हैं। दीज आर डेली फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, ट्रेडर को बड़ा पसंद है, इसको मार्केट नॉइज भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है बट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग डे टू डे ट्रेड करता है उनको ये मार्केट नॉइज बहुत पसंद है, मार्केट नॉइज बोलते हैं इसको। जो लोग इंट्राडे काम करता है, जो लोग मिनट मिनट में काम करता है, ठीक है, ये जो मिनट मिनट में जो ट्रेड लेता है, ठीक है, 5 मिनट का ट्रेड, 15 मिनट का ट्रेड, उनको बड़ा पसंद है ये सब ट्रेड, उनको बड़ा पसंद है। ये जो मार्केट में जो नॉइज है ना, ये नॉइज इनको बड़ा पसंद है। ये कैंडलस्टिक के बेसिस में ही काम कर लेता है, कैंडलस्टिक के बेसिस में ही काम कर लेता है। तो माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस, इसको बोलते हैं मार्केट नॉइज। ये जरूरी है, ऑल इंडिसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर।
We cannot confirm a trend based on just one index. For example, the market is said to be bullish only if CNX Nifty mid cap, CNX Nifty small cap, etc. all move in same upward direction. It would not be possible to classify market as bullish just by the CNX Nifty alone. मतलब निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सारा बुलिश है तो मार्केट बुलिश है, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर एरिया बुलिश है तो उसको बुलिश नहीं बोलते. वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलोंग विद प्राइस एज पर द डाउ. मतलब मार्केट में जो वॉल्यूम है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रेशर है, जो मार्केट में डेली लाइव मार्केट में हम लोग को नजर आता है. ठीक है, जब जब मार्केट लाइव रहता है, लाइव मार्केट में आप ये चीज हमेशा देखते हो. ठीक है, ये जो नजर आ रहा है ना, ये जो वॉल्यूम नजर आ रहा है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का चूज करके आप देख सकते हो. जैसे ये टाइटन का देखिए, वॉल्यूम अगर अच्छा जाता है ना, जैसे ये 4,47,751, ठीक है, वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है, इस वॉल्यूम को भी देखने का एक जरिया है एनएससी के साइड में. ठीक है, कि एवरेज से नॉर्मली 20% एवरेज से अगर हाई है ना, तो ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनाने के लिए अच्छा स्टॉक माना जाता है. तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म, द वॉल्यूम मस्ट कंफर्म अलोंग विद प्राइस. द ट्रेंड शुड बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम. In an uptrend, the volume must increase as the price rises and should reduce as price falls. In a downtrend, volume must increase. Downtrend में क्या है, volume increase होगा when price falls and decrease करेगा when price rise. You could refer chapter 12 जिसमें हम लोग volume के बारे में already discuss करके आए, जो already हम लोग discuss कर चुका कि volume का क्या concept है मार्केट में, और डाउ भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट देता है. डाउ और दो मैटर में बात करता है. साइडवेज मार्केट कैन सब्स्टिट्यूट सेकेंडरी मार्केट. मार्केट में रिमेन साइडवेज, जैसे कि करंटली कुछ 2 हफ्ता से मार्केट साइडवेज. ठीक है, रिलायंस बहुत दिनों तक साइडवेज रहा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज बिटवीन 2010 से लेकर 2013 860 से 990 का रास्ते में ही तय कर पाया. द साइडवेज मार्केट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ए सेकेंडरी ट्रेंड. ट्रेडर को बड़ा पसंद है साइडवेज मार्केट. अगर आप रिलायंस का शेयर को देखोगे, रिलायंस अभी तो साइडवेज नहीं है, रिलायंस अभी तो ट्रेंडिंग में है. बट अगर आप रिलायंस को चेक करोगे, ये देखिए, ये 2000 से 2000 का रेंज में रिलायंस काफी दिन तक रहा है. इसमें मुझे भी ट्रेड लेने में बड़ा मजा आया था. क्यों? क्योंकि काफी दिनों तक एक सिमिलर रेंज में चल रहा था. 2200 से लेके 2400 का ये रेंज देखिए, 2200 से लेके 2500 के बीच में. और ये नवंबर से लेके मार्च तक ऐसा चला है. ये देखिए, नवंबर से लेके मार्च तक, मतलब पूरा 3 महीना. उसके बाद रिलायंस में ट्रेंड आया है. उसके बाद ऐसा पहले भी हुआ है. ये देखिए, यहाँ पर देखिए, रिलायंस में थोड़ा स्लो मूव करता है, लेकिन जब मूव करता है, मतलब साइडवेज में ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. इसको बोलते हैं साइडवेज. ऐसा पहले भी हुआ है. कभी कभी तो 2 साल 3 साल में भी साइडवेज मार्केट चलता है. ये जितना मार्केट ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और अच्छे से समझ में आएगा. एंड द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सैक्रेड. जो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है उसको सबसे प्योर माना गया है एज पर द डाउ. बिटवीन ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, द क्लोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल एज इट इज रिप्रेजेंट द फाइनल इवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द डे. मतलब सारा दिन के बाद मार्केट अपने आप को जिस लेवल में क्लोज करता है वो सबसे ज्यादा सच्चाई माना गया है एज पर द डाउ. तो ये है डाउ का 9 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. नेक्स्ट दिन मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को प्रैक्टिकली और यूज करके बताऊंगा. ये जो एक्यूमुलेशन है, मार्कअप है और डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे ये काम करता है. ठीक है, आज मेरा इतना ही है सर. ठीक है, बाय सर. ओके ज्योति. ओके सर. ओके, ओके बाय.